गर्मियों के दिन थे। सुबह का समय था और सूरज सिर पर निकल आया था। शिकारी अपने घर के कमरे में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी कमरे में आती है और धीरे से उसे जगाने की कोशिश करती है। अजी उठिए, सुबह हो चुकी है, सूरज सिर पर चढ़ाया है, आपको शिकार करने जाना है। लेकिन शिकारी कोई जवाब नहीं देता। पत्नी चिंतित होकर अपना हाथ शिकारी के माथे पर रखती है। माथा तप रहा था। अरे ये क्या, आपका शरीर तो तप रहा है, आपकी तबीयत कैसी है? क्या कहती हो? अरे शरीर साथ नहीं दे रहा सुमति, लगता है कि बहुत ज्यादा तेज बुखार है। क्या कहूँ? रुको रुको। लेकिन घर में तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। आपके अलावा और कोई है भी नहीं जो शिकार कर सके। मैं क्या करूं? तुम चिंता ना करो, जब तक शरीर में जान है मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। रुको। पर आपकी हालत? अरे मेरी चिंता ना करो, भूख बीमारी से बड़ी मजबूरी है। मैं शिकार पर जरूर जाऊंगा। चलो। इतना कहकर शिकारी अपने बिस्तर से उठा और धनुष बाण लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक आकाश में बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। शिकारी जल्दी जल्दी किसी बड़े पेड़ की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। तभी उसकी नजर एक खंडहर नुमा महल पर पड़ी। बारिश से बचने के लिए उसने तेजी से दौड़कर उसी खंडहर के अंदर शरण ली। आज तो बाल बाल बच गया। शरीर पहले ही बुखार से तप रहा है, ऊपर से ये बारिश, पता नहीं कब तक रुकेगी। इतना कहते हुए उसकी नजर अचानक जमीन पर चमक रही किसी वस्तु पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो वो दो चमकदार विचित्र अंडे थे। शिकारी आश्चर्य से उन्हें निहारने लगा। अरे ये किस तरह के अंडे हैं? बड़े अजीब रंगों से चमक रहे हैं और आम अंडों से तो बहुत बड़े भी हैं। पता नहीं ये किस प्राणी के हैं। बाहर बारिश तेजी से गिर रही थी। शिकारी चिंतित हो जाता है। ओह, ये जिस तरह से बारिश हो रही है, लगता नहीं कि जल्दी रुकेगी। ऐसे में खाली हाथ घर लौटा तो सुमति का क्या होगा? क्यों ना मैं इन्हीं अंडों को घर ले जाऊं? हाँ, ये सही रहेगा। चलो। इतना सोचकर शिकारी दोनों अंडों को सावधानी से उठाकर बारिश में घर की ओर निकल पड़ता है। उसी समय दूर एक पेड़ पर बैठी एक चील रहस्यमयी अंदाज में उसे देख रही थी। घर पहुंचकर शिकारी सुमति को सारी घटना विस्तार से बताता है। आप ये कैसे विचित्र अंडे उठा लाए हैं? पता नहीं ये किस पक्षी या जानवर के हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुमति, अब देखो भाई, देखो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस तूफानी बारिश में भूखे पेट और शरीर में बुखार के साथ मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए जो मिला मैं उठा कर ले आया। जो भी हो, हम ये अंडे नहीं खा सकते। बारिश थमते ही आप इन्हें उसी जगह रखाइएगा। न जाने इनकी माँ इन्हें कितना ढूंढ रही होगी। हाँ ठीक है सुमति, जैसा तुम कहो, मैं आराम करता हूँ। अचानक घर में कुछ टूटने की आवाज आती है। दोनों की नजरें फौरन
उन अंडों की तरफ बढ़ती है। अरे अरे देखिए, ये अंडे तो फूटने लगे हैं। कुछ ही देर में दोनों अंडे पूरी तरह फूट जाते हैं और उनमें से 2 नवजात शिशु निकल आते हैं। पति पत्नी ये देखकर स्तब्ध और भयभीत हो जाते हैं। इसी दौरान घर के बाहर वही रहस्यमयी चील पेड़ की डाल पर बैठी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले से ही मालूम था कि क्या होने वाला है। ये कैसा विचित्र नजारा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानी बच्चे, वो भी अंडे के भीतर से। तुम सही कह रही थी सुमति, मुझे इन्हें लाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं मेरी मति मारी गई जो मैं इनको लेके आया। क्या करूं अब? नहीं, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी तो कोई संतान नहीं है। क्या पता ऊपर वाले ने हमारी गरीबी और अकेलेपन को देखकर ही हमें ये बच्चे दिए हों। शादी के इतने वर्षों बाद मेरी माँ बनने की आस पूरी हो रही है। मैं इन्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगी। सुमति इतना कहकर बच्चों के लिए थोड़ा बचा हुआ दूध लेने रसोई घर की तरफ जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि रसोई घर में अनाज, चावल और फल भारी मात्रा में रखे हुए हैं। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। अजी सुनिए, जरा जल्दी इधर आइए, देखिए तो सही ये क्या हो रहा है। शिकारी तेज कदमों से दौड़कर रसोई घर में पहुंचा और अनाज और फल का ढेर देखकर हैरान रह गया। अरे ये कैसे संभव है सुमति? हमारे खाली रसोई घर में अचानक से इतना सारा खाना कहां से आ गया? और तुमको पता है, जैसे ही तुमने बच्चों को अपनाने की बात कही, अरे मेरे शरीर में तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। मेरा तो सारा दर्द, सारा बुखार एकदम छू हो गया, गायब। देखो, एकदम तंदुरुस्त लग रहा हूं मैं। शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। लगता है अब हमारी गरीबी के दिन समाप्त हो गए। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। देखते ही देखते 20 वर्ष गुजर गए। अब वो दोनों बच्चे जवान हो चुके थे। एक दिन दोनों बेटे अपने पिता के साथ जंगल में तीर कमान चलाने का अभ्यास कर रहे थे। पिताजी, एक बात बताइए, आप तो हमको पहले बड़ी कहानियां सुनाया करते थे कि आपने कैसे बड़े बड़े जंगली सुअरों का शिकार किया, कैसे उनको एक ही तीर में ढेर कर दिया, इसको मारा उसको मारा। फिर अचानक से आपने एक दिन शिकार करना बंद कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने शिकार करना बंद क्यों किया, कारण क्या था, ये नहीं बताया। हाँ पिताजी, आपने हम दोनों भाइयों को तीर कमान चलाना तो सिखा दिया, पर हमें शिकार करने की अनुमति कभी नहीं दी। क्या इसका कोई विशेष कारण है? देखो बच्चों, इन सवालों का जवाब तुम्हें सही समय आने पर स्वयं ही पता चल जाएगा। फिलहाल तुम दोनों का धनुर्विद्या का प्रशिक्षण आज पूरा हुआ। चलो अब घर लौटते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। चलो 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 चलो। फिर तीनों पिता पुत्र मुस्कुराते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। देखो अशोक, पिताजी ने हमें धनुष बाण चलाना सिखा तो दिया, पर हमने तो कभी इसे आज तक आजमाया ही नहीं है ना, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितने अच्छे शिकारी हैं। मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम जंगल में जाकर किसी जानवर या पक्षी का शिकार करें? हैं? क्या कहता है? पर भैया, पिताजी हमें इसकी इजाजत नहीं देंगे। अरे पगले, अगर पिताजी को पता ही ना चले तो? मेरी बात सुन,
हम कल सुबह छुपते छुपाते जंगल चले जाएंगे और शिकार करके जल्दी से लौट आएंगे, पता ही नहीं चलेगा पिताजी को। बोल, क्या कहता है? अरे बोल ना, हाँ कर। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, ठीक है। अगली सुबह दोनों भाई चुपके से धनुष बाण उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लंबे समय तक जंगल में घूमने के बावजूद उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। थककर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी उन्हें सामने के पेड़ पर बैठी एक चील दिखाई देती है। हाँ, देख 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 अशोक, आखिरकार एक शिकार मिल गया। मैंने ही इसे पहले देखा है, इसीलिए मैं ही इस पर तीर चलाऊंगा। तू रुक जा। अभिमन्यु धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाता है, लेकिन तीर चील की बजाय उसके अंडों को जाकर लगता है। दोनों अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मूर्ख लड़कों, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी वर्षों की प्रतीक्षा पर पानी फेर दिया। चील की आवाज सुनते ही पेड़ के पीछे से एक साधु निकलता है। वो दृश्य देखकर क्रोध से भर जाता है। अभागे बालकों, ये क्या किया तुमने? घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। आज तुमने वो गलती दोहरा दी जो तुम्हारे पिता राजा विक्रमादित्य ने 25 वर्ष पूर्व की थी। हैं? साधु महाराज, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब कौन राजा? और ये चील, ये हमारी भाषा कैसे बोल रही है? मूर्ख बालकों, तुम्हारे माथे पर अंकित ये चिन्ह स्पष्ट बताते हैं कि तुम दोनों राजा विक्रमादित्य के पुत्र हो। तुम्हारे पिता ने जो भूल की थी, उसके चलते तुम्हारा पूरा वंश श्रापित हो गया। क्षमा करें साधु महाराज, लेकिन कृपया करके हमें थोड़ा विस्तार से बताइए, आखिरकार हुआ क्या था? समय बहुत कम है। यदि सारा सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ वहीं चलो जहां ये सब शुरू हुआ था। अगले ही पल दोनों भाई और चील गायब हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो खुद को एक अजनबी लोक में पाते हैं, जहां उनके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। भैया, ए भैया, ये हम कहाँ आ गए हैं? और ये सुंदर स्त्री, तुम कौन हो? तुम दोनों इस समय परी लोक में हो और मैं हूँ इस लोक की रानी। जिस चील पर तुम हमला करने जा रहे थे वो मैं ही हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 30 वर्ष पहले हमारा परीलोक बहुत हरा भरा और खुशहाल था। एक दिन बकासुर नामक दुष्ट राक्षस की नजर हमारे लोक पर पड़ी। उसने परीलोक पर आक्रमण करके सभी परियों को बंदी बना लिया। उसने सबको बेहोश कर दिया, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मेरे पास जादुई शक्तियां थीं। मैं बेहोशी का नाटक करके उचित समय का इंतजार करने लगी। हर 25 वर्ष में 1 महीने के लिए बकासुर गहरी नींद में चला जाता है। रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अकेले उस राक्षस का सामना नहीं कर सकती थी। मुझे और परियों की जरूरत थी, लेकिन सभी परियां बेहोश थीं। इसलिए मैंने पाताल लोक जाकर एक चील का रूप लिया ताकि अंडों से परियां जन्म ले सकें। लेकिन 25 वर्ष पहले तुम्हारे पिता विक्रमादित्य ने तीर चलाकर मेरे पहले अंडों को तोड़ दिया।